So, good afternoon. Good afternoon, sir. Today we are going to study about vaccines. वैक्सीन्स की हिस्ट्री वगैरह के ऊपर ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा हम लोग अलग अलग तरह के वैक्सीन्स के बारे में उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ पढ़ने को मिलता रहता है। सो वैक्सीन्स है क्या? बेसिकली अभी तक हम लोग जो इम्यून रेस्पॉन्स की बात देख चुके हैं, तो इसमें देखा ये गया कि पहली बार जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसके बाद मेमोरी सेल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ये मेमोरी सेल्स डेवलप होने के बाद जो है हमारा इम्यून रेस्पॉन्स पहले से ज्यादा तेजी से होता है। मतलब जो यहाँ इम्यून रेस्पॉन्स की बात जहाँ कर रहे हैं, ये एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स की बात केवल कर रहे हैं। तो एडाप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स जो है ना वो मल्टीपल फोल्ड बढ़ जाता है अगर पहले से ही अगर कोई मेमोरी सेल्स मौजूद हो शरीर में, क्योंकि मेमोरी सेल्स जो है वो एक्टिवेशन के पूरे रूल्स को फॉलो नहीं करता है, रैदर वो स्किप करके सीधे ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है। तो ये जो फर्स्ट एक्सपोजर है, ये फर्स्ट एक्सपोजर लंबा जाता है। मतलब फर्स्ट एक्सपोजर होने के बाद जो ह्यूमरल रेस्पॉन्स तक का जो टाइम है, ये लंबा ड्यूरेशन लेता है। इसलिए हम फर्स्ट एक्सपोजर को आर्टिफिशियल तरीके से अगर कर दें तो हमें कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिजीज के अगेंस्ट जो है वो टू सम एक्सटेंट हम उस पे ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो वैक्सीन्स जो है वो टिपिकली क्या होता है, वो टिपिकली एक एक्सपोजर होता है। वैक्सीन्स जो है ये टिपिकल एक प्राइमरी एक्सपोजर होता है जिसमें कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट या उसके किसी एक पार्ट को हम शरीर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं ताकि जो बी सेल और टी सेल हो है वो सेंसिटाइज हो जाए और उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी सेल्स डेवलप कर सकें। So a vaccine can be defined as an agent containing the microorganisms or the part of microorganism to improve immunity against that agent and subsequently the disease। सर ये बी और टी सेल्स को क्या करता है? जैसे इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पैथोजन आता है उसके बाद वो मैक्रोफाज पर डिस्प्ले होने के बाद बी और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है ना। Yes, sir. ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसी नेचुरल प्रोसेस को हम आर्टिफिशियली कर देते हैं ताकि फर्स्ट एक्सपोजर जो है वो हो जाए सेफली। फर्स्ट एक्सपोजर को सेफली कर रहे हैं हम ताकि जो सेकंड एक्सपोजर होगा वो तो हमको पता है वो मेमोरी सेल्स के गाइडेंस में हो जाता है। वो मेमोरी सेल्स जो है वो उसको टेक ओवर कर लेंगे सेकंड एक्सपोजर को। तो प्राइमरी एक्सपोजर जो है, जो फर्स्ट एक्सपोजर है, वो हम आर्टिफिशियली कर देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अटैक होगा वो फर्स्ट अटैक ना होके शरीर उसको सेकंड अटैक की तरह ट्रीट करे। Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसका पार्ट जो है उसको हम लोग शरीर में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो इंट्रोडक्शन के बाद मैक्रोफाजेस जो है वो उसको इनगल्फ कर कर अपने एमएससी के ऊपर उसको डिस्प्ले करेंगे। कौन से एमएससी के ऊपर डिस्प्ले करेंगे? कौन से एमएससी के ऊपर डिस्प्ले करेंगे मैक्रोफाजेस? सर Chemistry 1 और 2 पे होता है।
1 पे करेंगे 2 पे करेंगे? सर 1 पे। 1 पे। वाह रे वाह, बस समझ में आया कितना पढ़ाई हुआ। 1 तो सभी में होता है ना, मैक्रोफाजेस में तो 1 और 2 दोनों है, बाहर से आए हुए पैथोजन को न्यूक्लिएटेड। तो जितना डिग्रेड करके न्यूक्लिएटेड एमएससी, मॉलिक्यूल। हाँ तो एमएससी 2 के ऊपर करेगा ना। हाँ, MSC2। एक्सोजीनस मॉलिक्यूल है, यस सर तो कंफ्यूजन हुआ था। एक्सोजीनस मॉलिक्यूल के कारण ये एमएससी 2 के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा, और एमएससी 2 के ऊपर डिस्प्ले होने के बाद टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिवेट होंगे। बी सेल जो है वो उसका उसका और टी सेल दोनों का क्लोनल एक्सपेंशन होगा, दोनों अपने मेमोरी सेल्स बनाएंगे। और अब जब सेकंड टाइम अगर वो ऑर्गेनिज्म शरीर में आता है तो उसमें रैपिड क्लोनल एक्सपेंशन होगा। जो ये है क्या उसको बोलते हैं, जो मेमोरी सेल्स है उसमें रैपिड क्लोनल एक्सपेंशन होगा, और वो तुरंत ही प्राइमरी वो एंटीबॉडी बनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। क्लियर है? So a vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. Vaccine typically contains an agent or its part that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed form of microbes. अब मान लीजिए पहली बार अगर हम एक्सपोजर दे रहे हैं और उसी में ऐसा बीमार पड़ जाए कि फिर मुश्किल हो जाए, तब तो फिर वो बेकार हो गया ना। अगर किसी आदमी को हेपेटाइटिस के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं और उसको हेपेटाइटिस ही हो जाए, तब तो मुश्किल है। फिर ऐसे ऐसे जानबूझकर डिजीज कॉज करवाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको सेफ चुनते हैं। जैसे अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो उसको हम वीक कर देंगे, या उसके डोज को बहुत कम कर देंगे, या उसको मार डालेंगे किल्ड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स को भी तो, माइक्रोब्स तो सॉरी, जो ये है मैक्रोफाजेस है, वो तो किल्ड भी खाएगा और लाइव भी खाएगा। लेकिन अगर किल करके डालेंगे तो डिजीज कॉज नहीं करेगा, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसको या तो उसके वीकेंड फॉर्म को, या किल्ड फॉर्म को, या नॉन डिजीज कॉजिंग भी उसके अगर कोई दूसरे स्ट्रेन्स हैं तो उसको हम इसमें यूज करते हैं। करेगा क्या? These agents stimulates the body immune system to recognize the agent as foreign. उसके बाद फिर क्या होगा? Body will try to destroy. So body will try to destroy it, and after destroying, what will happen? It will be presented onto the MSC molecule, और वहां से फिर ये पूरे इम्यून रेस्पॉन्स को सेंसिटाइज करेगा। अब आते हैं इसके टाइप पे। हम लोग इसके 6 डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। हालांकि पहला और दूसरा जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे टाइप जो है वो मॉडर्न वैक्सीन्स कहे जाते हैं। मतलब फ्यूचर वैक्सीन्स जो है ये सब यूनिट वैक्सीन का होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, डीएनए वैक्सीन होगा, और एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज भी फ्यूचर वैक्सीन्स में लिए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लाइव होल वैक्सीन्स। इसी का दूसरा नाम एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स भी है, जहां पर जो लाइव पैथोजेंस हैं उनको ऐसी स्थिति में लेके आ जाते हैं जहां से वो अब डिजीज कॉजिंग स्थिति में नहीं हो। ठीक है, तो अब देखिए इसका एक एग्जांपल देते हैं। पता है आपको जो चिड़ियाघर वगैरह में शेर को खाना कैसे देते हैं? शेर मरा हुआ भोजन नहीं करता है, पता है? शेर मरा यस हुआ सर पता भोजन है। नहीं करता है।
तो नतीजा क्या होता है, उसको लाइव ही देना होता है, लेकिन लाइव देने के चक्कर में अगर कहीं शेर जख्मी हो गया तो बेसिकली क्या करता है, उसको अधमरा देता है, मतलब शेर को लगे कि शिकार उसने किया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी शरीर को एटेन्यूएटेड वैक्सीन दे रहे हैं, मतलब शरीर को लगे कि पैथोजन आया और उसको पहली बार हमने मारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वही एजेंट होते हैं जनरली जो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन जो अंतर है वो ये है कि ये लेबोरेटरी में बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया या इसको एटेन्यूएट कर दिया। एटेन्यूएट मतलब पार्शली किल्ड समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अब नॉन इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल हो चुका है, तो ऐसे को जब शरीर में देंगे तो शरीर जो है ये उसी तरीके का रेस्पॉन्स दिखाएगा जैसे कि ये जो वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म के साथ दिखाता, और इसके अगेंस्ट भी सारे वही प्रोसीजर होंगे जो अभी बताए हैं। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि शरीर जो है बिल्कुल उसी तरह से सेंसिटाइज होगा जैसे कि डिजीज कंडीशन में सेंसिटाइज होता है। अब देखिए, जब भी हम वैक्सीन बनाते हैं तो इसमें दो तरीके के बातों पर चर्चा करते हैं, या तो एक तो सेफ्टी और दूसरा इफिकेसी। सेफ्टी की बात अगर करें तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो कुछ खास नहीं है, बेसिक जो पैथोजन था वैसे ही के वैसे पैथोजन हमने दे दिया। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी ये हो सकता है कि वो शरीर में आने के बाद वो जो सोया हुआ है वो जग जाए और डिजीज कॉज कर दे, या ऐसा हो सकता है किसी केमिकल की वजह से आपने उसको एटेन्यूएट किया है और कोई आदमी जो है किसी खास तरीके का ड्रग या इंजेक्शन लिए हुए है और उसके उस ड्रग और इंजेक्शन के साथ मिक्स होके वो केमिकल जो है वो इनइफेक्टिव हो जाए और वो जो मतलब वो जो पैथोजन है वो फिर से वापस एक्टिव होके डिजीज कॉज कर दे। ये भी हो सकता है कि वो जो पैथोजन शरीर के अंदर गया ये जाके कहीं छिप जाए और बाद में इसको, मान लीजिए आपने जो बेहोश किया है, बेहोशी जब टूटेगा तो ये परमानेंट डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये सेफ्टी कंसर्न है इसका। हालांकि एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इफिकेसी के तौर पर अगर देखें तो ये ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से आपका पैथोजन जो था वो काम कर रहा है, कोई अंतर नहीं है। ये सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों को ट्रिगर करेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि बॉडी क्या समझ रहा है कि वाकई में पैथोजन ही अंदर आ गया है। अब देखिए, इसमें ज्यादा कुछ तो दिमाग लगाए नहीं, जो पैथोजन है उसी को आपने बस केवल स्केल अप करके और कुछ केमिकल्स मिला के दे दिया, इसलिए इसमें एक्सपेंस जो है वो बनाने में कम लगता है। लेकिन अंतर क्या है, इफिकेसी के माध्यम से अगर देखें तो एक ही पैथोजन का कई एक टाइप्स हो सकता है, जिसको स्ट्रेन्स कहते हैं, कई एक स्ट्रेन्स हो सकता है। अगर हम वायरस की बात करें तो स्ट्रेन्स के अलावा सेरोटाइप्स भी अलग अलग होते हैं। तो आप कितनों को देंगे, सारे तो दे नहीं सकते, तो ये एक मतलब डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसको स्केल अप करने और ये सब में जो है वो स्टोरेज और कोल्ड चेन ये सब का जरूरत पड़ेगा आपको। तो ये हो गया लाइव होल वैक्सीन। यहाँ हमने क्या किया, उसको मारा नहीं था, या तो स्ट्रेन ऐसा यूज किया जो कि नॉन पैथोजेनिक है, या उसको कुछ ऐसा केमिकल के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया ताकि वो डिजीज कॉजिंग नहीं बचा हो। अब आते हैं अगला, किल्ड होल वैक्सीन।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो पैथोजेंस है उनको खत्म कर देते हैं, बिल्कुल मार डालते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें ट्रिक जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसको मारा कैसे, क्योंकि मारने के लिए आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं या अगर हीट किल कर रहे हैं उसको, तो हीट के कारण जो प्रोटीन है वो भी खराब हो सकता है। अब जब प्रोटीन अगर खराब ही हो गया तो फिर इम्यून रेस्पॉन्स जो होगा वो भी खराब हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी संभावना है कि वायरस जो है वो पूरी तरह से नहीं मरा हो, तो आपको चेक कर लेना पड़ेगा कि वो वायरस पूरी तरह से मर चुका है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो इसके जो एडवांटेज है वो यही है कि ये किसी भी तरीके से मरेगा, किसी भी तरीके से डिजीज कॉज नहीं करेगा, सेफ तो है क्योंकि मर चुका है। लेकिन जो मारने का टेक्निक है, जो किलिंग ट्रिक है, वो डिपेंड करता है कि हाउ इम्यूनोजेनिक द वैक्सीन विल बी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Coming to the modern type of vaccine, the first one is subunit vaccine. सबयूनिट कहते हैं एंटीजन के एक पार्ट को। जैसे अगर मान लीजिए कोई इकोलाई है, इकोलाई के चारों ओर प्रोटीन्स मौजूद रहेंगे, Yes, sir. तो अगर उसमें से कोई एक खास रीजन जो कि इम्यूनोजेनिक है उसको अगर हम निकाल के और उसको अगर हम यूज करें एज अ वैक्सीन, तो शरीर तो उसको भी एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल ट्रीट करेगा और उसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स होगा। Yes, sir. तो अगर इम्यून रेस्पॉन्स सब कुछ सही सही हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1% भी चांसेस नहीं है कि रिवर्सल होगा। लेकिन यहाँ जो चांस दूसरा हो जाता है वो ये हो जाता है कि अगर प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है, आपने मेम्ब्रेन से हटाया तो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी तो हो सकता है। Yes, sir. Yes. इसको ऐसे समझिए कि आपने कोई एक खास स्ट्रक्चर जो है वो बना के उसको कहीं दबा के रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो दबाव हटा दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। Yes, sir. अगर वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के बाद अब वो कितना इम्यूनोजेनिक रहेगा ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन टू प्रोटीन डिपेंड करेगा ये। कई एक बार ऐसा भी होता है, अब पहले एडवांटेज इसका देख लेते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं बोर्डेटेला पेरिटोसिस। ये हुपिंग कफ पैदा करता है, बच्चों में होता है ना हुपिंग कफ, एकदम सूखी वाली खांसी रहती है एकदम। अब तो हुपिंग कफ नहीं है, नहीं तो बहुतों की जान चली जाती थी बच्चों की हुपिंग कफ से। ये हुपिंग कफ का वैक्सीन तैयार किया गया, और जब वैक्सीन तैयार किया गया किल्ड वैक्सीन, तो वो किल्ड वैक्सीन भी जो है वो कई एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बच्चों में। बहुत ही ज्यादा इम्यूनोजेनिक हो जा रहा था वो, और उसके कारण जो है वो बच्चों की परेशानियां बढ़ जा रही थी। बहुत सारे बच्चे बुखार और अलग अलग तरह की परेशानियों से घिर जाते थे, जिसके कारण लोग वैक्सीन नहीं लेने लगे। उनको लगता था कि भाई जब हुपिंग कफ होगा तब देखेंगे, पहले से ही बीमार पड़ाने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी देखते हैं बहुत सारे वैक्सीन जो बच्चों को पड़ता है तो उससे क्या हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, एग्रेसिव इम्यून रेस्पॉन्स हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये सब यूनिट वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए। इसमें
उसके कुछ खास एंटीजेंस को निकाला गया और उसको एज अ एजेंट जो है वो दिया गया। लेकिन इससे दिक्कत क्या हुआ कि ये इम्यूनोजेनिक नहीं था उतना ज्यादा। इम्यूनोजेनिक नहीं रहने के कारण क्या होगा, जो एंटीबॉडीज है वो पैदा नहीं होंगे, है ना। और इम्यूनोजेनिक नहीं होने के कारण जो है इसको फिर दूसरे तरह से इसमें स्ट्रैटेजी लगानी पड़ी। इसको कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के रूप में डेवलप किया गया। कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं जो नॉर्मल वैक्सीन जो है, मतलब ये जो प्रोटीन था, इसको कुछ हाईली इम्यूनोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स कर दिया गया। इससे क्या होगा, जब मैक्रोफाज, अच्छा लेस इम्यूनोजेनिक कहने का मतलब क्या होता है, बेसिकली लेस इम्यूनोजेनिक कहने का मतलब ये है कि मैक्रोफाज उसको खाने से इनकार कर रहा है, या मैक्रोफाज जो है वो वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो नहीं पहुंचेगा तो इम्यूनोजेनिसिटी भी कम होगा। तो ऐसे केस में हम लोग कॉन्जुगेट वैक्सीन का सहारा लेते हैं, जहां हाईली इम्यूनोजेनिक सब्सटेंसेस के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग एंटीजन है वो अपने साथ साथ इसका भी रेस्पॉन्स करवाएगा, और इसके बाद फिर वो हुपिंग कफ के बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो डेवलप हो पाया। ऐसा वैक्सीन जिससे कि लोग बीमार नहीं पड़ते थे। ठीक है, कमिंग टू, अब देखिए इसमें इसके भी सेफ्टी और इफिकेसी को देख लें। सेफ्टी में एडवांटेज क्या है, किसी भी तरीके का जो रिवर्सल का जो प्रॉब्लम था वो नहीं होता। उसके बाद फिर और क्या इसमें सेफ्टी एडवांटेज था, जो कि हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स जो हो जा रहा था जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ जा रहे थे, वो भी नहीं हो रहा था। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या हो रहा था, डिसएडवांटेज ये हो रहा था कि जो इसका इम्यून रेस्पॉन्स जो था वो कम हो जा रहा था। कारण क्या था, कारण ये था कि जो सब यूनिट था वो उतना इम्यूनोजेनिक नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ इट्स साइज, क्योंकि साइज जो है वो भी मैटर करता है एंटीजेनिसिटी में। तो उसके बाद फिर आइए इफिकेसी की बात करते हैं। तो इफिकेसी में जितने भी तरह का इससे पहले का लिमिटेशन था वो सभी इसमें खत्म हो गए। किसी भी तरीके का डेंजरस नहीं था ये, किसी भी तरीके से रिवर्सल का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं हो रहा था। तो ये सारा एडवांटेज था। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि अगर आप कहिए कि तुरंत जितना भी तरह का इम्यून रेस्पॉन्स है वो हो जाए, तो वो नहीं हो रहा था। इसमें ह्यूमोरल रेस्पॉन्स तो हो जा रहा था, लेकिन सेलुलर इम्यूनिटी नहीं मिल रही थी। सेल डिपेंडेंट जो साइटोटॉक्सिटी वगैरह जो होता है वो सब नहीं हो रहा था। इसमें था कि नेटिव इपिटोप्स की तरह जो है वो नहीं एक्सपोज कर पाता अपने इसको, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा था। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये अभी नया तरीके का वैक्सीन आ गया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या बताया था, फिर से बनना। तो यहाँ डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन के लिए जनरली जो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम लोग इसके इपिटोप्स को दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें इसके इपिटोप को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे किसी बैक्टीरिया में वो पर्टिकुलर जीन जो कि एंटीजेनिक है उसको इंसर्ट कर दिए, और जब बैक्टीरिया उस प्रोटीन को बनाएगा तो उस बने हुए प्रोटीन को यूज कर लेते हैं हम लोग
वैक्सीनेशन के लिए। याद रखिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जो है वो बाहर बनाया जा रहा है, ठीक है, यूजिंग अ रिकॉम्बिनेंट वैक्टर। Using recombinant vector, we are generating recombinant protein outside in vitro, ठीक है। और यहां से प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोटीन को इंसर्ट कर रहे हैं एज अ वैक्सीन। इस तरीके से कई एक जो वायरसेस है उसके लिए हम लोग वैक्सीन बना सकते हैं। जैसे हमें पता है ये हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीजन का जीन हमको पता है, रैबिस का पता है, एचएसवी पता है। ये सब जितने का भी सरफेस एंटीजन हमको पता है, उन सब के अगेंस्ट हम इस तरीके का वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, जहां पे केवल सरफेस प्रोटीन ही चाहिए ना इम्यून रेस्पॉन्स देने के लिए। तो सरफेस प्रोटीन जो है हम लोग बाहर सिंथेसाइज करके और उसी को शरीर के अंदर डाल दिए। तो इससे क्या होगा, पैथोजन तो गया नहीं शरीर के अंदर, तो हम सेफ हैं। और सेफ होने के साथ साथ जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो भी परफेक्टली हो रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डीएनए वैक्सीन। अब देखिए बहुत से लोग डीएनए वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में कंफ्यूज कर जाते हैं, बिकॉज दे जनरली रीड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड डीएनए वैक्सीन। वहां पर ध्यान दीजिए, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोगों ने बनाकर इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी में ही प्रोटीन बनाया। लेकिन यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां उसके सरफेस एंटीजन को, जो सरफेस में बना, जो सरफेस पे प्रोटीन है, हाँ, तो ये जो सरफेस पे जो प्रोटीन बन के आ रहा है, उस प्रोटीन के लिए जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, उस रेस्पॉन्सिबल डीएनए को हम लोग शरीर के अंदर ही किसी सेल्स में डाल दिए। जनरली मसल सेल्स में डालते हैं। तो मसल सेल्स क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा और शरीर के बाहर प्रोड्यूस कर देगा। अगर वो सेक्रेटिंग प्रोटीन बना दिया है तो वो क्या करेगा, शरीर के बाहर वो प्रोटीन बना बना के सिक्रीट आउट कर देगा। अब वो सेक्रीशन जो है वो शरीर में वो पर्टिकुलर पैथोजन के होने का आभास कराता रहेगा। नतीजा उसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स हमेशा इलिसिट होता रहेगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? इससे पहले वाले में हमने क्या किया, इपिटोप का जो प्रोटीन है उसका डीएनए एक बैक्टीरिया में डाला। अब बैक्टीरिया से जो प्रोटीन निकला उसको हमने शरीर में डाल दिया, यही किया ना इससे पहले वाले में, रिकॉम्बिनेंट वाले में। अब ये जो काम था कि शरीर से मतलब प्रोटीन बाहर निकालना, प्रोटीन को फिर शरीर में डालना, ये दोनों काम को स्किप करके हमने क्या किया, शरीर के ही सेल को अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम ही बनाओ प्रोटीन और अपने ही शरीर में उसको इंसर्ट करते रहो। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डीएनए का वो हिस्सा जो कि एंटीजन के लिए कोड कर रहा है, उसको हम लोग शरीर के सेल के अंदर ही डाल देते हैं। शरीर क्या मतलब जो सेल है वो क्या करता है, उसको लेकर न्यूक्लियस में लेकर चला जाता है और उसके अगेंस्ट
प्रोटीन बनाना मतलब उससे प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। वो पर्टिकुलर डीएनए जो कि अभी टेकअप हुआ है उसका एक्सप्रेशन होने लगता है, और वो एक्सप्रेस्ड प्रोटीन जो है वो बाहर एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होगा तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट मैक्रोफाजेज आएंगे जो उस प्रोटीन को खाएंगे, और प्रोटीन को खाने के बाद क्या होगा, बी सेल और टी सेल सेंसिटाइज हो जाएंगे, और सेंसिटाइज होकर ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना शुरू करेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो ये हुआ डीएनए वैक्सीन। अंतर दोनों में समझ में आया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन वैक्सीन जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोटीन बाहर बनाते हैं और उसके बाद वो प्रोटीन लेके शरीर में इंसर्ट कर देते हैं। जबकि डीएनए वैक्सीन में क्या करते हैं, हम लोग सीधा सीधा डीएनए जो है उसको शरीर के सेल के अंदर ही इंसर्ट कर देते हैं, और शरीर का सेल Okay. जो है वही प्रोटीन बनाता है और मैक्रोफाजेस को वो देता जाता है, ताकि Okay. मैक्रोफाजेज उसको डिग्रेड करके अपने एमएससी के ऊपर प्रोड्यूस करे, प्रोजेक्ट करे, Yes. और बी सेल और टी सेल एक्टिवेट होता जाए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए यहाँ पर उसको थोड़ा और अच्छे से बस पिक्टोरल रूप में दिखाया गया है। हमने क्या किया, एक डीएनए वैक्सीन बनाया जिसको पीडीएनए दिखाया गया है। ये डीएनए जो है इसको हमने मसल सेल में डाल दिया। अब मसल सेल क्या करेगा, मसल सेल जो है वो अपने सरफेस के ऊपर भी उसको एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज करने के बाद क्या होगा, ये मैक्रोफाजेज उसको खाएंगे। मैक्रोफाजेज खाने के बाद वो लिम्फ नोड में जाके और भी ज्यादा बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, है ना? Yes, sir. और बी सेल टी Yes. सेल एक्टिवेशन के बाद बाकी तो आपको प्रोसीजर पता ही है। कभी कभी ये कीरेटिनोसाइट्स में भी दिया जा सकता है। कीरेटिनोसाइट्स मतलब जो आपका जो स्किन है, स्किन में एक लेयर नीचे, मतलब पूरी तरह से अगर अंदर डाल देंगे तब तो उसको खत्म कर देगा उधर ही, इसलिए ऐसी जगह डालते हैं जो वहां पे ये थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, Yes, sir. अब आइए आते हैं एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज में। इसमें हम लोग एंटीबॉडीज बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, एंटीजन को मिमिक करने वाले जो पोर्शन है उनको हम लोग ले लेते हैं, जो कि एंटीजन की तरह ही दिख रहा है। कैसे बनाएंगे, जो एंटीबॉडी है उसको लेंगे और उसमें उसके साथ ऐसा समझिए कि अगर कोई मूर्ति है उससे उसका सांचा बना सकते हैं कि नहीं, ताकि ताकि बाद में हम उसको सुखा के अलग कर लें, और फिर क्या होगा, उस सांचे में जो कुछ भी मिट्टी डालें, चाहे फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस डालें या फिर पिघला हुआ लोहा डालें, और उससे वो मूर्ति बन जाएगा। Yes, sir. ठीक वैसा ही काम यहाँ किया जा रहा है। इडियोटाइप कहते हैं एंटीजन के बाइंडिंग वाले रीजन को। ठीक है, जिस जगह एंटीजन बाइंड हो रहा है उसको इडियोटाइप कहते हैं। तो अगर उसमें फिट होने लायक अगर कुछ बन जाता है तो उसको एंटी इडियोटाइप कहेंगे। Yes. तो एंटी इडियोटाइप जो है वो बनाकर उसको एज ए एंटीजन यूज किया जा सकता है। तो इस तरह के जो वैक्सीन बनेंगे उसको एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडी वैक्सीन कहेंगे। इसी का दूसरा नाम रिवर्स वैक्सीनोलॉजी भी है, जहां पे हम लोग वैक्सीन्स के जो बाइंडिंग पार्ट है उसके हिसाब से एंटीजन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, coming to the last one, that
another type of vaccine, that is passive immunization. इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंटीबॉडी कहीं और बना लेते हैं और उस एंटीबॉडी को हम लोग तुरंत काम आने के लिए जो पेशेंट है उसमें डाल देते हैं. जैसे एग्जाम्पल इसका टेटवैक वैक्सीन आप लोग लेते हैं ना, कहीं कटवट जाता है तो तुरंत टेटवैक ले Yes, लेते हैं. sir. वो टेटवैक बेसिकली क्या रहता है, वो उसके जो टॉक्सिन्स है उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी रहता है, या स्नेक वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो हम लोग ले लेते हैं अगर सांप काटा तो उसमें. तो ये सभी पैसिव इम्यूनाइजेशन है जिसमें हम लोग सीधा सीधा एंटीबॉडी को इंसर्ट करते हैं. एंटीबॉडी बनाना आप लोग को बता चुके हैं हम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. Yes, sir. हाँ, तो उसी तरीके से एंटीबॉडीज को डेवलप करके हम लोग अलग अलग तरीके के एंटीबॉडी को डेवलप करके उससे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बनाएंगे और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं टू गिव to give immunity against a particular toxin or yeah, toxin only, toxin. ठीक है, तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इंडिया का. ठीक है, तो विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर chapter.